हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे से खूबसूरत से चैनल गोल्डन एजुकेशन हब पर। तो आ जाइए साथियों, आप सबका मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे खूबसूरत से गोल्डन एजुकेशन हब परिवार में। तो चलिए साथियों, हम देख रहे हैं कक्षा 6 का अध्ययन रिवीजन हम कर रहे थे। जैसा कि आप सब जानते हैं, रीट परीक्षा की जो तैयारी है वो हम पूर्णतः कर चुके हैं। लेकिन अब जैसे जैसे हमें थोड़ा और समय मिला है तो हम क्या करते हैं, इसकी तैयारी को और बेटर बनाते हैं। और हम इसका एक तरह से देखें तो हम रिवीजन कर रहे थे। तो कक्षा 6 का जो अध्याय 1 है वो हम देख चुके हैं। और सभी साथियों से मैं कहना चाहूंगी, किसी भी स्टूडेंट ने अगर कक्षा 6 का अध्याय 1 है वो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट में मैंने वो वीडियो है वो प्लेलिस्ट में डाल रखा है, तो आप वहां से जाकर उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो साथियों, आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कक्षा 6 का जो पाठ 2 है उसका अध्ययन हम करेंगे। तो उसका अध्ययन कर रहे हैं और इसी को अपने जो सेशन को कंटिन्यू बनाए रखते हुए चलिए साथियों, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए साथियों, कल जो पिछला अध्याय हमने पढ़ा था उस पिछले अध्याय में हमने देखा था कि पिछले अध्याय में हमने पृथ्वी के बारे में देखा, ग्रहों के बारे में देखा। यानी पिछले अध्याय का जो नाम था वो था सौर मंडल में पृथ्वी। तो सौर मंडल में पृथ्वी के बारे में हमने देखा कि किस तरह से सूर्य से जो ग्रह होते हैं वो किस तरह से दूरी पर होते हैं, ग्रहों का क्रम कौन सा होता है, आकार के आधार पर कौन सा होता है। तो ये सब चीजें हम देख चुके हैं। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम समय को ज्यादा वेस्टेज न करते हुए स्पीडली हम क्या करेंगे, इसका रिवीजन करेंगे। तो देखिए साथियों, जैसे कि मान लीजिए हमने देखा था कि जो पृथ्वी है वो गोल नहीं है, पृथ्वी गोल नहीं है। यानी पृथ्वी गोल नहीं है, ये कैसी है, ध्रुवों पर क्या है, चपटी। पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी। तो एक तरह से हम पृथ्वी को पूरी तरह से गोल नहीं कह सकते, हम इसे कहेंगे जिस प्रकार मान लीजिए संतरा जो होता है, तो हमारी जो पृथ्वी है वो संतरे के आकार की, यानी इसका आकार कैसा है, संतरानुमा एक तरह से हम कह सकते हैं, क्योंकि ये ध्रुवों पर चपटी है और बीच में से क्या है, उभरी हुई है। तो ये हम एक तरह से कह सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि जो ग्लोब होता है, हम एक तरह से देखें तो जो ग्लोब होता है उसको पृथ्वी की ही प्रतिकृति मानते हैं। और ग्लोब में इस तरह से दो कीलें लगी हुई होती है। तो ग्लोब में इस तरह से दो कीलें लगी हुई होती है और वो एक स्टैंड पर टिका हुआ होता है। तो ग्लोब में ये कीलें लगी हुई होती है और वो एक स्टैंड पर टिका होता है। तो देखिए साथियों, ये जो कीलें लगी हुई होती है, ये जो कीलें होती है, इन कीलों को हम क्या कहते हैं, अक्ष। इन कीलों को हम क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। और ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये उत्तरी ध्रुव, और ये वाला हो गया दक्षिणी ध्रुव। ये उत्तरी ध्रुव हो गया और ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो अब देखिए इसके बारे में कुछ फैक्ट्स है वो हम लिखते हैं। जैसे मान लीजिए ग्लोब के ऊपर, ग्लोब के ऊपर कीलें लगी हुई होती है। यानी जैसे ग्लोब के ऊपर ये जो कीलें लगी हुई होती है, ये कीलें ग्लोब पर लगी होती है, लेकिन वास्तव में पृथ्वी पर वास्तव में पृथ्वी पर ऐसी कोई कीलें नहीं लगी होती है। यानी पृथ्वी पर ऐसी कोई कीलें वास्तव में नहीं लगी होती है। पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है, घूर्णन करती है। अब देखिए ये जो ग्लोब में हम देख रहे हैं, ग्लोब के अंतर्गत अगर हम देख रहे हैं तो ये जो हमें दिखाई दे रहा है, ये अक्ष हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये तिरछे क्यों है, यानी ये इस तरह से सीधे क्यों नहीं है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो ये इस तरह से होता है। अब उसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे, तो नेक्स्ट हो जाएगा, जैसे मान लीजिए नेक्स्ट हम देखें, जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी, ये क्या बना दी मैंने, पृथ्वी। अब पृथ्वी को जो ये बीच में से ये जो रेखा बीच में से काटती है, पृथ्वी को बीच में से ये जो रेखा काटती है, इसे हम कहते हैं 0 डिग्री देशांतर। इसे हम क्या कहेंगे, 0 डिग्री देशांतर कहेंगे। माफ कीजिएगा, 0 डिग्री अक्षांश। ये रेखा क्या कहलाती है, 0 डिग्री अक्षांश, या 0 डिग्री अक्षांश कह ले, या हम इसे कह सकते हैं विषुवत रेखा कह सकते हैं। हम इसे और किस नाम से जाना जा सकते हैं, भूमध्य रेखा कह सकते हैं। तो भूमध्य रेखा,
और अगर इक्वेटर कहें तो वो भी हम इसे कह सकते हैं। तो अक्षांश, विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा ये जो होती है ये हमारी पृथ्वी को दो बराबर बराबर भागों में डिवाइड करती है। जो ये ऊपर का गोला होता है इसे हम कहते हैं, यानी विषुवत रेखा के उत्तर में जो गोला होता है उसे हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। उसे हम क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध। और जो दक्षिण में जो हेमिस्फेयर होता है इसे हम कहते हैं दक्षिणी, इसे हम कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध, यानी ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो इस तरह से जो विषुवत अक्षांश है ये 0 डिग्री अक्षांश इसको हम कहेंगे, और ये हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देता है। उसके बाद में देखिए साथियों, नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला है कि इसके बारे में कुछ फैक्ट हम लिखेंगे। जो अक्षांश होते हैं, यानी जो अक्षांश कैसे कहते किसे है, यानी ये जो पृथ्वी है और पृथ्वी को जो ये पूर्व से पश्चिम जो लाइन डिवाइड करती है, पूर्व से पश्चिम जो लाइन में रेखाएं खींची जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? अक्षांश। उन्हें हम क्या कहेंगे? अक्षांश कहते हैं। और अक्षांशों के मध्य जो दूरी होती है वो बराबर होती है, जिसे हम कह सकते हैं 111.13 किलोमीटर की ये होती है। तो देखते हैं अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। अक्षांशों को किस में मापा जाता है? तो हम कह सकते हैं अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा हम लिखेंगे अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। इसके अंतर्गत दूसरा पॉइंट हम देखें, जो विषुवत अक्षांश होता है, विषुवत अक्षांश होता है, विषुवत अक्षांश, जो विषुवत अक्षांश होता है इसे हम क्या कहते हैं? 0 डिग्री अंश कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? 0 डिग्री अंश कह सकते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम देखें तो जिस प्रकार से विषुवत वृत्त से हम ध्रुवों की ओर जाते हैं, जिस प्रकार से विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर, विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर इनकी लंबाई में कमी आती है। लंबाई में कमी आती है। और ये किस तरह से आती है? तो मैं बताऊं आपको ये किस तरह से आएगी। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, इसके मध्य ये अक्षांश खींचे हुए हैं, तो इक्वेटर से अगर हम इधर जाएं, इक्वेटर से चाहे हम इधर जाएं चाहे इधर जाएं, ये जो इनकी लंबाई है इनमें क्या होती जाती है? कमी होती जाती है। यानी विषुवत रेखा से, एक तरह से हम कहें कि विषुवत रेखा से अगर हम उत्तर में जाए या विषुवत रेखा से अगर हम दक्षिण में जाए तो जो अक्षांश होते हैं उनकी लंबाई है वो इस तरह से कमी होती जाती है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट हम देखें, आगे का पॉइंट हम देखेंगे तो इसके बाद में क्या होता है? अर्थात हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री अंश, यानी 90 अंश उत्तर में जो 90 अंश होता है उसे हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव। 90 अंश उत्तर में जो होता है उसे हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव। और इसी प्रकार जो 90 अंश दक्षिण में होता है उसे हम कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। उसे हम क्या कह देंगे? दक्षिणी ध्रुव कह देंगे। तो इस प्रकार से ये होता है। अब उसके बाद में देखिए कि विषुवत वृत्त के उत्तर में उत्तरी अक्षांश होते हैं, जबकि जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी का मैप है, पृथ्वी में ये जो इक्वेटर है, विषुवत रेखा है, तो इसके ऊपर यानी उत्तर के ये जो अक्षांश होते हैं इन्हें हम कहते हैं उत्तरी अक्षांश, इन्हें उत्तरी अक्षांश कहते हैं। और इसके ये जो दक्षिण के अंश होते हैं इन्हें हम कह देते हैं दक्षिणी अक्षांश। इन्हें हम क्या कह देते हैं? दक्षिणी अक्षांश कह देते हैं। अब देखिए, जिस प्रकार मैंने अभी आपको बताया कि विषुवत वृत्त से अगर हम उत्तर की ओर जाते हैं तो अक्षांशों की दूरी है वो कम हो जाती है, और इसके प्रकार दक्षिण में हम जाएंगे तो इनके मध्य की दूरी अब कम हो जाएगी। उसके बाद में अगला हम देखेंगे आगे, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी के मध्य ये 0 डिग्री अक्षांश है, ये मैंने बना दिया है 0 डिग्री अक्षांश कह दो, चाहे विषुवत रेखा कह दो, चाहे भूमध्य रेखा कह दो, चाहे इक्वेटर कह दो, एक ही बात होती है। इससे अगर 23.5 डिग्री यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की तरफ अगर हम देखें तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा। उसे हम क्या कहेंगे? कर्क रेखा।
और इसी तरह से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होता है, उसे हम कहते हैं मकर रेखा। यानी 23.5 डिग्री उत्तर में जाए तो कर्क रेखा होती है, जो कि हमारे राजस्थान के जो बांसवाड़ा जिला है वहां से गुजरती है, और जो माही नदी होती है वो इसी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और जो 23.5 डिग्री दक्षिण की साउथ की तरफ अगर हम देखें तो 23.5 डिग्री साउथ वाली जो रेखा होती है उसे हम मकर रेखा कहते हैं। अब देखिए साथियों, जब सूर्य है वो सूर्य क्या होता है कि वर्ष में एक बार ये जो जगह है यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की ये जगह होती है, यहाँ पर एक बार सिर पर चमकता है, एक बार सिर पर चमकता है। तो ये एक बार सिर पर चमकता है, इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर थोड़ा सा हीटिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है। यहाँ पर क्या होता है, हीट पॉइंट है वो ज्यादा होता है, यहाँ का हीट पॉइंट ज्यादा होता है। यानी यहाँ पर क्या हो जाती है, मतलब गर्मी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि सूर्य वर्ष में एक बार यहाँ पर सिर के ऊपर चमकता है, तो यहाँ का हीट पॉइंट ज्यादा हो जाता है। और ये वाला जो इलाका है इसे हम कहते हैं उष्ण कटिबंध। इसे हम क्या कहेंगे, उष्ण कटिबंध कहेंगे। फिर कर्क जो मकर रेखा है उससे लेके ये जो उत्तरी ध्रुवीय व्रत है और ये जो दक्षिणी ध्रुवीय व्रत और उत्तरी ध्रुवीय व्रत है, इनके बीच में यानी ये वाली जगह जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या होता है कि सूर्य सिर पर न चमक कर क्या होता है, तिरछा चमकता है। यानी यहाँ पर सूर्य वर्ष में एक बार भी सिर पर नहीं जाता है, सूर्य की जो किरणें होती है वो यहाँ वाले इलाके में तिरछी पड़ती है। तो यहाँ ये जो जगह आप देख रहे हैं, दोनों गोलार्ध में ये जो सेम जगह आप देख रहे हैं, इसे हम कहेंगे शीतोष्ण कटिबंध। इसे हम क्या कहेंगे, शीतोष्ण कटिबंध। यानी शीत भी और उष्ण भी, तो उसे हम क्या कह देंगे, शीतोष्ण कटिबंध। अब बचा जो हमारा ध्रुवीय व्रत बचा, अब ये जो ध्रुवीय व्रत है ये बच गया, ये वाला ध्रुवीय व्रत। अब यहाँ देखिए साथियों, जो सूर्य की किरणें होती है वो यहाँ तक पहुंच नहीं पाती है, यानी यहाँ वाले इलाके में सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती है। और नहीं पहुंचने के कारण क्या होता है, यहाँ वर्ष भर बर्फ जमी होती है, वर्ष भर बर्फ जमी होती है। यानी यहाँ पर क्या होता है कि ताप है वो पहुंचता ही नहीं है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, शीत कटिबंध कह सकते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, शीत कटिबंध कहेंगे। इसे हम क्या कह देंगे, शीत कटिबंध कह देंगे। तो आई होप आपके ये समझ में आया होगा। अब उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट अगर बात करें तो जैसे मान लीजिए हम लिखे कि पॉइंट बनता है कि कर्क रेखा व मकर रेखा, यानी कर्क रेखा व मकर रेखा के मध्य क्षेत्र में वर्ष में एक बार सूर्य सिर पर चमकता है। यानी कर्क रेखा व मकर रेखा के मध्य क्षेत्र में वर्ष में एक बार सूर्य सिर पर चमकता है। इस तरह से तो ये विषुवत रेखा हो गई, ये कर्क रेखा हो गई, ये मकर रेखा हो गई। तो ये वाला जो इलाका हमें दिख रहा है इसमें सूर्य एक बार सिर पर चमकता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध कहते हैं। उसी प्रकार नेक्स्ट अगर हम देखें तो अगला हो जाएगा कि जो कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुवीय व्रत, कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुवीय व्रत तथा मकर रेखा से दक्षिणी ध्रुवीय व्रत, कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुवीय व्रत और मकर रेखा से दक्षिणी ध्रुवीय व्रत, यहाँ पर इनके मध्य की जो जगह होती है वहां क्या होता है
इनके मध्य की ये जो विषुवत रेखा हो गई, ये कर्क रेखा हो गई, ये मकर रेखा हो गई, और ये दक्षिणी ध्रुव व्रत हो गया, ये उत्तरी ध्रुव व्रत। तो ये वाला जो इलाका होता है, ये वाला जो इलाका होता है, ये इलाका आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या होता है कि सूर्य एक बार भी सिर पर नहीं चमकता है। यानी यहाँ सूर्य की इस इलाके में सूर्य की किरणें कैसी पड़ती है? तिरछी किरणें। कैसी पड़ जाती है? तिरछी किरणें। तो तिरछी किरणें पड़ने के कारण यहाँ वाला जो ये इलाका होता है, यहाँ पर धूप की मात्रा है वो ज्यादा नहीं होती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। इसे हम कह देंगे शीतोष्ण कटिबंध कह देंगे, शीतोष्ण कटिबंध कह देंगे। तो इस तरह से ये शीतोष्ण कटिबंध हो गया। और उसी के साथ अगर हम नेक्स्ट देखें, ये वाला जो इलाका है ध्रुवीय क्षेत्र है, यहाँ पर सूर्य की किरणें वर्ष भर आती नहीं है, और इसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है? शीत कटिबंध। तो इसे हम कह देंगे शीत कटिबंध। इसे हम क्या कह देंगे? शीत कटिबंध। अब उसके बाद में चलिए साथियों आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट है, आगे हम देखें कि जैसे मान लीजिए अब अक्षांश है वो हम देख चुके हैं, उसके बाद में जो देशांतर है वो हम देखेंगे। देशांतर, तो देशांतर किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी को इस तरह से जो ये रेखाएं काटती है, इस तरह से जो ये रेखाएं उत्तर से ध्रुव उत्तर से दक्षिण, यानी हमारी पृथ्वी को उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखाएं इस तरह से काटती है, इन्हें हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं। इन्हें हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं। एक तरह से कहे कि जो पड़ी या आडी रेखाएं होती है उन्हें हम अक्षांश कहते हैं, जो खड़ी डिवाइडिंग लाइनें होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? देशांतर। और ये जो बीच मध्य की जो रेखा होती है, ये होती है 0 डिग्री देशांतर या 0 डिग्री देशांतर, या इसे हम कह सकते हैं प्रमुख, इसे हम और कह सकते हैं प्रमुख याम्योत्तर। इसे हम क्या कह सकते हैं? प्रमुख याम्योत्तर। यानी ये क्या करती है कि बिल्कुल सेंटर में से गुजरती है। तो इस तरह से ये हो गया। अब देखते हैं इनके जो मध्य की दूरी होती है, इनके ये मध्य की जो दूरी होती है, ये विषुवत रेखा पर ज्यादा होती है। तो हमारा पॉइंट बन गया कि देशांतरों के मध्य, देशांतरों के मध्य विषुवत रेखा पर, देशांतरों के मध्य विषुवत रेखा पर जो दूरी, विषुवत रेखा पर मैक्सिमम डिस्टेंस होती है, मैक्सिमम डिस्टेंस होती है। और ये जो इनके मध्य मैक्सिमम डिस्टेंस होती है, ये कितनी होती है? तो इनके मध्य यहाँ जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है वह होती है 111.32 किलोमीटर। और ध्रुवों पर, यानी ध्रुवों पर अगर इसकी डिस्टेंस देखें तो ध्रुवों पर ये क्या हो जाती है? शून्य। ध्रुवों पर ये दूरी, देशांतरों के मध्य की जो दूरी ध्रुवों पर वो हो जाती है, शून्य हो जाती है। जबकि विषुवत रेखा पर अगर देखें तो इनके मध्य की दूरी ज्यादा होती है, और कितनी होती है? 111.32। और अगर इसी तरह हम अक्षांशों की दूरी देखें, इसी तरह अगर हम अक्षांशों की दूरी देखें तो अक्षांशों के मध्य जो दूरी होती है वह होती है 111.13 किलोमीटर। वो कितनी होती है? 111.13 किलोमीटर। तो कोई भी स्टूडेंट है वो इसे लेकर कंफ्यूज न होए, यानी ध्यान से देखें कि जो अक्षांश होते हैं, यानी ये जो अक्षांश होते हैं, इन अक्षांशों के मध्य की जो दूरी होती है वो तो होती है 111.13 किलोमीटर, जबकि देशांतरों के मध्य की दूरी होती है वह होती है 111.32 किलोमीटर। अब देखते हैं आगे कुछ फैक्ट्स इसके बारे में। तो देखिए आगे इसके बारे में कुछ फैक्ट है। जैसे मान लीजिए पहला पॉइंट है, सूर्य एक देशांतर को पार करने में, सूर्य एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लेता है। कितने मिनट का समय लेता है? 4 मिनट का समय लेता है। यानी सूर्य एक देशांतर को पार करने में कितने मिनट का समय लेता है? तो 4 मिनट का समय लेता है। अब उसी प्रकार अगर हम देखें तो इसके बाद में देखिए कि जिस प्रकार 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर, ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसको अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो इन्हें हम कह सकते हैं ग्रीनविच रेखा। इसे हम क्या कह सकते हैं? ग्रीनविच रेखा भी कह सकते हैं। और इसे हम क्या कह सकते हैं? प्रधान देशांतर रेखा भी कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं? प्रधान देशांतर रेखा भी
कह सकते हैं। फिर उसके बाद में देखिए कि जैसे मान लीजिए सूर्य एक अक्षांश को पार करने में 4 मिनट का समय लेता है। अगर हमसे पूछा जाए कि अरुणाचल से अरुणाचल प्रदेश यानी अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक, अरुणाचल प्रदेश से अगर गुजरात के मध्य का जो अंतर देखे यानी समय का जो अंतर देखे तो वो कितना आ जाएगा, 2 घंटे का। 2 घंटे का अंतर इसके मध्य देखने को मिलता है। यानी इनके मध्य इन समय की वजह से, इन देशांतरों को पार करने की वजह से इनमें जो अंतर होता है वो 2 घंटे का हमें देखने को मिलता है। और जो साथियों ये जो देशांतर होते हैं, यानी ये जो देशांतर है तो इधर वाले जो देशांतर होते हैं ये भी कितने होते हैं, 179 होते हैं। और इधर वाले देखें तो ये भी कितने होते हैं, 179 होते हैं। ये इनकी संख्या होती है। उसके बाद में देखिए कि जिस प्रकार से मान लीजिए 180 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर, यानी ये जो 180 डिग्री देशांतर है इसे हम क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, यानी इसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। कौन से देशांतर को माना जाता है, तो 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद में आगे हम नेक्स्ट देखें, मान लीजिए कि जो ये देशांतर होते हैं, यानी ये देशांतर है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि विषुवत रेखा पर इनके मध्य की दूरी ज्यादा होती है, जबकि ध्रुवों पर जाते जाते ये क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। फिर उसके बाद में देखिए जो ये 180 डिग्री देशांतर है ये कहाँ से गुजरती है, ये रेखा कहाँ से गुजरती है, तो ये प्रशांत महासागर से गुजरती है। यानी ये रेखा कहाँ से गुजरती है, प्रशांत महासागर से गुजरती है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि देशांतरों के मध्य मिनिमम दूरी कहाँ होती है, देशांतरों के मध्य मिनिमम दूरी, यानी देशांतरों के मध्य अगर मिनिमम डिस्टेंस पूछी जाए तो वो कहाँ होती है, पोल पर। यानी पोल पर यहाँ जाते जाते या इनके जो मध्य जो डिस्टेंस होती है वो क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। अब उसके बाद में देखते हैं, दूरी में आपको बता चुकी हूँ कि देशांतरों के मध्य मैक्सिमम दूरी कितनी होती है, तो 111.32 किलोमीटर होती है। जबकि अक्षांशों के मध्य पूछा जाए तो ये दूरी 111.13 किलोमीटर होती है। तो आप इसको थोड़ा सा कोरिलेट कर लेना, आप इसे कंफ्यूज मत होना। फिर उसके बाद में हम देखें तो हमारा जो भारत है वो कहाँ स्थित है। अब हमारा प्रश्न है कि भारत है वो कहाँ स्थित है, तो भारत की अगर स्थिति को हम देखें, भारत की स्थिति को देखें, अगर भारत की स्थिति को देखें तो भारत कहाँ पर स्थित है, जो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, इसके पूर्व में स्थित है। कहाँ स्थित है, इसके पूर्व में स्थित है। फिर यहाँ से देखें कि यहाँ का समय, यानी भारत का जो समय है, यहाँ का समय ग्रीनविच से कितना आगे है, तो ये लगभग 5.5 घंटे आगे है। यहाँ का समय ग्रीनविच से कितना आगे है, लगभग 5.5 घंटे आगे है। यानी जब लंदन में 2 बजे होंगे, तो भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। यानी लंदन में जब 2 बजे होंगे तो भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। तो ये तो था साथियों अपनी कक्षा 6 के पार्ट 2 की स्थिति, यानी उसके हिसाब से ये सिलेबस था। और मैंने आपको बताया है कि मैं इसी तरह आपको क्लास वाइज है वो रिवाइज कराते चलूंगी। तो पिछला अध्याय है वो किसी ने नहीं देखा है, कोई भी स्टूडेंट अगर ऐसा है जिसने वो अध्याय नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। ये था हमारा अध्याय 2। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अध्याय 3। तो आई होप कि आप सभी को ये सेशन समझ में आया होगा। अगर आपको सभी को ये सेशन समझ में आया हो, अच्छा लगे, तो आप अपने इस परिवार में इसको शेयर करें, अपने इस परिवार को आगे बढ़ाएं, पूरा सहयोग करें। और मैं उम्मीद करूंगी कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आप एक तरह से देखें तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों के साथ फैलाएं। क्योंकि ये साथियों जो रीट का हमारा सिलेबस है उसके अंतर्गत साफ साफ ये दिया गया है कि कक्षा 6 से 10 का जो सिलेबस है वो उसमें इंक्लूड किया गया है। और रीट ही बात क्यों करें, जो अन्य हमारे क्लासेस होती है, जो हमारी अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, जो भी जीके का, स्टैटिक जीके का जो पोर्शन होता है वो इन्हीं किताबों में से कवर किया जाता है। तो ये सभी एग्जाम के लिए, यानी मैं कह सकती हूँ कि ऑल कंपटीशन एग्जाम्स के लिए ये हेल्पफुल और यूजफुल
हो सकता है। तो सभी आप मेरे साथ जुड़कर इसे सीखिए। मैं आपके लिए एफर्ट्स कर सकती हूँ, तो मैं आपसे उम्मीद भी कर सकती हूँ कि आप अपने इस परिवार को और ज़्यादा फैलाएंगे और ज़्यादा सपोर्ट और सहयोग करेंगे। तो सभी साथियों को एक बार फिर से हार्दिक आभार। और सभी साथियों से मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो परिवार है इसको आगे बढ़ाए, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। और जाते जाते एक बार फिर से आपसे कहना चाहूँगी कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें और